हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 का 14वां पाठ पढ़ेंगे, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा हुआ है पहलवान की ढोलक। उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ हम पढ़ चुके हैं, उसकी समरी पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दबे दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज में आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। आपने पढ़ा कि वो ढोलक बजाता था और ढोलक की जो थाप होती थी उससे उसको शक्ति मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी। उसको ऐसा लगता था ढोलक जो उसकी गुरु है वो उसको बता रही है कि अब ये दांव खेल, अब तू बाहर निकल जा, अब तू इसको उठा के पटक दे। इस तरह की बातें उसको सुनाई देती थी। तो इसको कहा गया ध्वन्यात्मक प्रभाव। ध्वन्यात्मक मतलब साउंड इफेक्ट, मतलब आपको ढोलक से एक साउंड सुनाई दे रही थी। तो ऐसी आपको क्या ध्वनि सुनाई देती है, आप भी अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में गुरु और शिष्य के समान तालमेल था। कैसा तालमेल था? ढोलक और लुट्टन में गुरु और शिष्य का तालमेल था, यही संबंध था दोनों के बीच में। ढोलक के हर दांव में लुट्टन को कुछ नया सीखने को मिलता था। ढोलक की आवाज से हमारा मन उत्साहित हो जाता है, हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। अभी यहाँ बच्चों आपसे पूछा गया है कि आपको ढोलक से क्या सुनाई देता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कुछ ना समझ में आए तो जो पाठ में आपने पढ़ा वही लिख सकते हैं। चटधा गिरधा, वो क्या कहता था? आजा भिड़ जा, चटाक चटधा, उठा पटक दे, ढाक दिना, वाह पट्टे, चट गिड़धा, मत डरना, धिक दिना, दे, चित करो। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें खुद कुछ सुनाई देते हैं, कुछ हमें जो हमारे दिल में होता है वही हमें सुनाई देता है। तो ऐसा ही उसको होता था। इसको क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मक प्रभाव। आपका इस पर एक प्रश्न आ सकता है। कहानी की किस किस मोड़ पर लुट्टन ने जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। कहानी में किस मोड़ पर उसके जीवन में क्या परिवर्तन आए, अब आपको उसकी शुरू से लेकर अंत तक की कहानी लिखनी है। क्या क्या परिवर्तन आए? अभी कहानी ने लुट्टन के जीवन में कई परिवर्तन आए। कहानी में आपने देखा कि लुट्टन के जीवन में बार बार बदलाव आया, मोड़ आए। कौन कौन से मोड़ थे? बचपन में लुट्टन का अनाथ हो जाना उसके जीवन का एक मोड़। फिर उसके बाद उसका विवाह हो जाना और सास ने उसको पाला, ये भी उसके जीवन का मोड़ था। लोग सास को परेशान करते थे तो उसको बचाने के लिए इसने पहलवानी सीखी और ये पहलवान बन गया, ये इसके जीवन का मोड़। फिर गांव के अनेक नामी पहलवान को पछाड़ करके ये राजा का पहलवान बन गया, ये एक नया मोड़ उसके जीवन का आया। फिर पत्नी की मृत्यु हो गई, बच्चों का पालन पोषण वो खुद ही करने लगा, जिम्मेदारी संभाली, बच्चों को पहलवान बना दिया। फिर 15 साल के बाद राजा का बेटा जब राजा बना तो उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया, ये इसके जीवन का एक नया मोड़ आया। गाँव में आ गया, गाँव वाले लोग इसको घर दिया, उन्होंने खाना देते थे, इसकी देखभाल करते थे और ये मेहनत करके कसरत से खा करके रोजी रोटी चलाता था। फिर महामारी की चपेट में इसके दोनों बच्चों का आ जाना, ये इसके जीवन का आखिरी मोड़ शायद। और उसके बाद ढोलक बजाते हुए लुट्टन पहलवान की मृत्यु हो जाना। तो ये इसके जीवन के मोड़ हैं जो आप कहानी को देखते हुए क्रमानुसार लिखेंगे पॉइंट में। प्रश्न 3, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने किसी से फॉर्मल सीखा नहीं था, शिक्षा नहीं ली थी, कोई पहलवान उसका गुरु था ही नहीं, वो बस ढोलक बजाता था, उसको जो कुछ समझ में आता उसके हिसाब से वो पैतरे खेलता था। लुट्टन ने पहलवानी कभी किसी गुरु से नहीं सीखी, क्योंकि उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी। वह ढोलक की थाप सुनते ही जोश से भर जाता था और जैसे जैसे ढोलक बजती थी वह वैसे वैसे दांव पेच लगाता था, मानो लगातार ढोलक उसे सिखा रही हो। तभी उसने कहा था कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, ये ढोलक है। प्रश्न 4, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान को ढोलक क्यों बजाता रहता? अभी गांव में महामारी आई, लोग मर रहे थे, उसके अपने बच्चे मर गए, फिर भी वो ढोलक बजाता रहा, क्यों? क्या ऐसा था? क्या इतना ढोलक से प्यार था उसे? बच्चों से ज्यादा ढोलक से प्यार करता था? नहीं। इसका उत्तर देखिए, गांव में सूखे और महामारी के कारण चारों ओर निराशा फैल गई थी। पहलवान नहीं चाहता था कि गांव में कोई भी सगे संबंधी की मृत्यु में दुखी हो। ढोलक की आवाज सुनकर गांव के लोगों के अंदर उत्साह उत्पन्न होता था, वे जागृत हुए। वास्तव में पहलवान की ढोलक ने गांव को जीने का मतलब सिखाया। उसके बेटों के अकाल मृत्यु के दुख भी कम हो गया। इससे उसके बच्चों की मृत्यु हुई वो दुख भी उसका कम हुआ और वो ढोलक बजाता रहा। वो अपने दुख से ज्यादा लोगों के दुख से दुखी था। बच्चों, जिस समय परेशानी में हम होते हैं तो अगर किसी को हम मरता देख लेते तो हम खुद भी अधमरे हो जाते हैं, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो जिंदा रहें। तो लोग जो जिंदा हैं वो दर्द में ना रहें, वो अपने
अपनों के मौत से दुखी न रहे, इसलिए वो ढोलक बजाता रहा। उसके अपने बच्चे मर गए, फिर भी वो ढोलक बजाता रहा, क्योंकि ढोलक बजा करके उसको भी अपने बेटे के बच्चों की मौत के दुख को सहने की शक्ति मिलती थी और लोगों को वो शक्ति देना चाहता था, लोगों को जीने की ताकत देना चाहता था कि जो जिंदा है वो तो जिंदा रहे। इसलिए वो बच्चों की मृत्यु के बाद भी ढोलक बजाता रहा। प्रश्न 5 देखिए, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर पड़ता है? महामारी को झेलते ग्रामीण लोगों पर ढोलक की थाप का वो असर छोड़ती थी। यह गांव में अर्धमृत औषधि उपचार पथे विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भर देती थी। अब ये वाक्य आपने पढ़ा है कि ढोलक क्या करती थी? लोगों के अंदर संजीवनी शक्ति भरती थी। संजीवनी जो जीवन देने वाली शक्ति भर देती थी ढोलक की आवाज, और लोग अपनी इस परेशानी में, अकाल में, बीमारी में भी जिंदा रहने की ताकत किसी तरह जुटा लेते थे। बूढ़े बच्चे जवान की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली, बीमार पड़े हैं, बिस्तर पे लेटे, उनकी नसों में बिल्कुल ताकत नहीं है, लेकिन जब ढोलक की आवाज सुनती थी तो उनके नस रंग खून जो था उनकी नसों में तेजी से दौड़ने लगता था, थोड़ी ताकत उनको आ जाती थी। अगर वो अभी मर रहे होते थे तो 2 घंटे उनको जिंदगी मिल जाती थी। भले ही ढोलक में बुखार हटाने का कोई गुण नहीं था, ना ही महामारी का सर्वनाश का, लेकिन मरते हुए प्राणियों की आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती, वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे। लेकिन मरता हुआ आदमी भी जब ढोलक की आवाज सुनता था तो उसको थोड़ी ताकत मिल जाती थी और मौत से उसको डर कम लगता था। डर डर के नहीं मरता था, क्योंकि उस समय बीमारी थी, दवाएं नहीं थी, कोई बीमारी का इलाज करके ठीक हो जाए। हो गया तो हो गया, जैसे अभी हमने कोरोना देखा, कितने लोग मरे, पर जो जिंदा थे, हम लोग जो बच गए वो भी मरते थे, रोज सुबह शाम मरते थे। हम न्यूज़ देख देख के मरते थे, हमें रोज न्यूज़ पे चीज़ें दिखाई जाती थी, बजाय इसके जो हमको मोदी जी ने कहा कि आप लोग थाली बजाइए और दिया जलाइए। ये सब क्या था बच्चों? केवल हमको प्रेरणा देने के लिए था कि हम जीवित हैं, तो हम जब तक जीवित हैं तब तक तो हम जीवित रहें, जीते जी तो ना मर जाए। तो यही काम करती थी उसकी ढोलक। प्रश्न 6 देखिए, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता है? जब गांव में महामारी फैल गई तो उस समय सुबह का सूरज जब निकलता था और जब शाम को सूरज ढलता था, उस समय का दृश्य गांव का आपको अपने शब्दों में लिखना है। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बहुत अंतर था। सूर्योदय के समय सभी लाशों को जलाने के लिए जाते थे, अपने पड़ोसियों और आत्मियों को हिम्मत देते थे, किंतु सूर्यास्त होते ही लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। उसके बाद कोई चूं भी नहीं करता। धीरे धीरे उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। रात्रि में सिर्फ पहलवान की ढोलक ही महामारी को चुनौती देती थी। इतना मार्मिक चित्रण किया है बच्चों, शब्दों का प्रयोग है कवि का, लेखक का, और ये बातें कुछ गलत नहीं है। ये सचमुच जब हम आज़ादी नहीं मिली थी उस समय बहुत बड़ा अकाल आया था और हम सब ने वो झेला है। तो उस समय का दृश्य कि अगर बगल में एक बच्चा मर रहा है तो माँ के पास उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं होती थी कि वो बच्चे के सर पर हाथ फेर दे, मरते हुए बच्चे के, उसके अंदर खुद भी जान नहीं होती थी। तो सुबह जब होता था तो किसी तरह सुबह लोग अपनी हिम्मत बटोर के अपने मरे हुए लोगों को जलाने जाया करते थे या पड़ोसी का हाल पूछ लेते थे। लेकिन शाम होते होते तक सबकी हिम्मत खत्म हो चुकी होती थी और सब अपने अपने घरों में घुस जाते थे और चूं की आवाज भी नहीं, केवल उल्लू और गीदड़ों की आवाज सुनाई देती थी, या फिर सुनाई देती थी तो पहलवान की ढोलक की आवाज, जो लोगों को और इस महामारी को चुनौती देती थी कि आ लड़, देखें मैं तुझे भी उठा करके पटक दूंगा। तो ये काम करती थी उसकी ढोलक। कुश्ती का दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं होती? उसकी जगह हम किन खेलों ने ले ली है? कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? बच्चों, ये प्रश्न बुक से कुछ नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आ सकता है। हमारी जो कुछ विधाएं हैं, हमारे जो खेल हैं जो कि अब लुप्त होते जा रहे हैं, सरकार उनको बढ़ाने का आगे प्रयास कर रही है और कुश्ती जैसे दंगल भी अभी नेशनल गेम में आ गया है, तो इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो पहले क्या होता था? कुश्ती, दंगल और पहलवानी राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। यही उनके मनोरंजन का पहले कोई टीवी मोबाइल नहीं थे, इसी से वो मनोरंजन किया करते। लेकिन राजतंत्र की जगह लोकतंत्र ने ली। अब जैसे ही डेमोक्रेसी आई, मनोरंजन के और भी साधन आ चुके हैं, इसलिए अब ऐसी स्थिति नहीं है। कुश्ती और दंगल जैसे खेलों की जगह अब बॉक्सिंग, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज ने ले ली है। कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। सरकार द्वारा कई स्कीम चल गई हैं जिससे बच्चों में दिलचस्पी बढ़ी। आपने दंगल पिक्चर भी आई थी, उसमें भी देखा होगा। ये सब पिक्चरें भी इसीलिए बन रही हैं कि हमारी पुरानी विलुप्त होते हुए जो खेल हैं उनको हम
हम बढ़ा सकें, बढ़ावा दे सकें। अभी बच्चों एक जो लाइनें हैं यहाँ पर उनके आपको आशय स्पष्ट करने हैं। अगर कोई पंक्ति दी है और आशय पूछा गया है तो सबसे पहले आप लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखेंगे कि ये पहलवान की ढोलक पाठ से लिया हुआ पंक्ति है और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पहली पंक्ति है, आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता तथा सफलता पर ही खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अभी आपने देखा होगा आसमान में तारे टूटते हैं, तो कोई तारे ऊपर से आसमान में तारे और चांद भी पृथ्वी पर इस जो ये परेशानियां चल रही है, अकाल और पीड़ित लोगों को देखते थे तो परेशान होते थे। और उस परेशानी में कोई तारा नीचे जमीन पर आना चाहता था कि चलो मैं जाकर के कुछ मदद करूं, तो उसकी भी शक्ति क्षीण हो जाती थी। वो यहाँ से यहाँ तक जमीन तक पहुंचते पहुंचते पहले ही वो उसकी रोशनी खत्म हो जाती थी और वो गायब हो जाता था। और उसकी इस भावुकता को देख करके जो उसके साथी तारे हैं वो हंसते थे कि देखो कैसा पागल है, जमीन पर गया है मदद करने लोगों की, और खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। इस लाइन का भाव आपको लिखना है। उत्तर देखिए, लेखक यहाँ गांव की असहनीय परिस्थिति को बता रहा है। वह कहना चाहता है कि इस महामारी काल में कोई भी उस गांव की रक्षा करने वाला नहीं था। ग्रामीणों की पीड़ा को प्रकृति भी दुखी थी, इसलिए आकाश में निस्तब्धता छाई थी, निराशा, बिल्कुल शांति छाई थी। यदि कोई तारा अपने भाव में आकर के उनके दुख को समेटना भी चाहता तो बीच में ही विलीन हो जाता था। आपने तारे टूटते देखते हैं, ऊपर तो लाइट होती है फिर एकदम से गायब हो जाता है, तो वो बीच में ही गायब हो जाता था, वह पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता था और अन्य तारे उसकी इस स्थिति का मजाक उड़ाते थे। यानी जो इतनी दर्द था उससे प्रकृति भी, आसमान भी, तारे भी दुखी थे और वो भी पृथ्वी पर आना चाहते थे लोगों की मदद करने। ये उस समय की भयावह स्थिति का वर्णन है। प्रश्न 9 देखिए, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए। अभी कई जगह पाठ में प्रकृति का मानवीकरण किया है। जैसा आप ये तारे की बात आपने सुनी कि तारा जो है वो भावुक हो जाता था और टूट पड़ता था, यहाँ पर भी मानवीकरण कर दिया। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है। रात जो थी वो आंसू बहाती थी क्योंकि रात भी दुखी थी, यहाँ रात का मानवीकरण कर दिया। ठंड में पड़ रही ओस जो है वो आंसू के समान प्रतीत होते थे। ऐसा लगता था कि गांव वालों की पीड़ा पर रात जो है वो आंसू बहाती थी, जो ओस पड़ी थी। तारे की भावुकता देख करके बाकी तारे खिलखिलाकर हंस पड़ते थे और एक तारा टूटता था, वो पृथ्वी पर जाना चाहता था लोगों की मदद करने। यहाँ पर भी तारे में मानवीकरण कर दिया गया। प्रश्न 10 देखिए, बाढ़ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। आप ऐसी ही किसी अन्य आपदा स्थिति का कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे। अभी बच्चों ये प्रश्न आप अपने आप लिख सकते हैं, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं क्योंकि हम सब ने एक ऐसी ही बीमारी का सामना किया है और उस महामारी को जो कि 100 साल बाद आई है, हमने उसको कैसे जीता और हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आप पॉइंट बना करके लिखिए। प्रश्न 11, ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसके बारे में लिखना है। कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। कला से जीवन का क्या संबंध है? जो हम कलाएं हैं, जो हमारी चित्रकला, नृत्य कला, वाद्य कला, इनका हमारे जीवन में क्या संबंध है? क्या संबंध है बच्चों? ये सब जो कुछ भी हम सीखते हैं, जितनी भी कलाएं हैं, ये हमें जीवन जीने की हिम्मत देती हैं, ताकत देती हैं, हमारा मनोरंजन करती हैं, हमें दुखों से अलग ले जाती हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम म्यूजिक लगा लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमारा दर्द से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये सब का, हम इन सब कलाओं से हमारे जीवन का बहुत गहरा संबंध है। उत्तर देखिए, कला और जीवन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, दोनों का गहरा संबंध है। कला ही है जिसने मानव मन में संवेदनाएं भरने और प्रवृत्तियों को ढालने तथा चिंतन के मोड़ने, अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। कला व्यक्ति के मन में बसी हुई स्वार्थ, परिवार, धर्म आदि की सीमाओं को मिटाकर मन की व्यापकता प्रदान करती है। मानव कला हर एक रूप में काव्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और रंगमंच से अटूट संबंध है। अभी आपको ये भाषा कठिन लग रही हो, आपने मन से शब्दों में लिखिए कि कला और मनुष्य का जीवन आपस में गहरा संबंध है, तालमेल है। कलाएं हमें क्या करती हैं? हमारे जीवन में स्फूर्ति लाती हैं, मनोरंजन देती हैं, हमें जीवन जीने के लिए हमें आर्थिक मदद भी करती हैं। कलाएं हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी जो संस्कृति है, वो इन कलाओं के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती हैं। लोगों के मन में संवेदना यानी फीलिंग्स बढ़ती हैं। नाटक वाटक आप देखते हैं वो फीलिंग डालते हैं, नहीं तो लोग क्या हो रहे हैं आजकल, इतने मैकेनिकल हो गए कि हमारी भावनाएं खत्म हो गई, तो हमारे अंदर फीलिंग्स डालती हैं, हमें ताकत देती हैं और ये सब जो है इसका हमारे जीवन से अटूट संबंध है। तो अपनी कलाओं को हमें कभी समाप्त नहीं होने देना चाहिए, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है।
अपने मन से कुछ पॉइंट्स बना के लिखिए। चर्चा करें कि कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं। कला व्यवस्था से नहीं फलती फूलती, वह कलाकार की मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती। यदि कोई कलाकार अपनी कला के लिए उत्सुक नहीं है, समर्पित नहीं है, तो वह कुछ दिनों बाद जनता के द्वारा भुला दिया जाएगा और उसकी कला का कोई महत्व नहीं रहेगा। क्या कला जो है वो, कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है? अगर कोई कला है, अगर हमारी व्यवस्था साथ ना दे तो वो खत्म हो जाएगी। तो क्या हमारी कलाएं व्यवस्था की मोहताज हैं? कुछ हद तक हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर कलाकार ये चाह ले कि मुझे ये काम करना है तो वो करके रहेगा। आपने देखा होगा, एक सुदर्शन है जो कि रेत की शिल्प बनाया करता है, रेत की आर्ट बनाता है, सैंड आर्ट। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे बना बना के, जगह फ्री में बना बना के अपना नाम कमाया और आज सरकार उसको बुला करके उसका आर्ट बनवाती है। तो कलाकार की जो समर्पण भाव है वही कला के लिए सबसे पहले जरूरी है। व्यवस्था को भी उसकी मदद करनी चाहिए। हम लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी हमें कलाओं को बढ़ावा देना है। हम कुछ कर सकते हो तो उनके लिए करें, कोई डोनेशन करना हो तो करें। अपने यहाँ देश में अपने नाटक करें, कविताएं पढ़ें, कहानियां करें। और ये सब कुछ होता है स्कूलों में भी, जो आप लोग सीसीए में सीखते हैं वो सब यही है। हमारी जो कलाएं हैं, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का तरीका है। तो बच्चों, यहाँ पर आपके पाठ के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं और ये एक कहानी है। तो अगर आपको भाषा बदल के कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जो मुख्य इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं उसको आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि वही आपसे बार बार पूछी जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। नहीं समझ में आए तो रिपीट करके वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए और पढ़ने की, समझने की कोशिश करिए। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।